हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे जो समझेंगे कि जब हमारी कोई भी रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो हमारे पास तीन फिनोमिना पॉसिबल है जो हो सकते हैं कि लेट से हमारे पास जो भी इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी क्यू है, या तो वो स्ट्राइक करके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट फेनोमिना हो सकता है। सेकंड क्या है कि वो सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्व कर ले, या फिर थर्ड क्या है भाई, एनर्जी अब्जॉर्व करके कुछ ना कुछ क्या है वो ट्रांसमिट कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे भाई रिफ्लेक्टेंस को। इट मीन्स इसमें क्या है कि जो एनर्जी हमारी क्या है रिफ्लेक्ट हुई है डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, इसको मैं डिनोट करने वाला यहाँ से स्मॉल आर से। सेकंड हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेटेंस को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि जो एनर्जी अब्जॉर्व हुई है डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे ए। और थर्ड जो हमारी एनर्जी जो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, वो हम डिफाइन करने वाले हैं ट्रांसमिटेंस को। तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि टोटल कितनी ट्रांसमिट हमारी एनर्जी हुई है डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे टी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज Q1 अपॉन Q प्लस Q2 अपॉन Q प्लस Q3 अपॉन Q, ये मेरा 1 के बराबर आने वाला है। इट मीन्स मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस प्लस ऑब्जर्वेटेंस प्लस हमारा ट्रांसमिटेंस, इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है यहाँ पे 1 रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम कोई एक पर्टिकुलर ऐसा केस कर सकते हैं भाई कि लेट्स से भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि यहाँ पे कि वो जो हमारा मैटर है वो ट्रांसमिटेंस की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0, यानी कि कोई भी जो हमारी एनर्जी वो ट्रांसमिट करके नहीं जा रही है। तो इट मीन्स मेरा यहाँ पे क्या होगा भाई, दैट इज आर प्लस ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है भाई, यहाँ पे 1 रहने वाली है। तो इट मीन्स आर प्लस ए का जो सम रहेगा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स तो यहाँ से हम क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाल रहे हैं, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ए की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, यानी कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टेंस, यानी कि अगर कोई भी अगर मैटर अगर रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा लेता है तो इट मीन्स वो अब्जॉर्व कम करेगा भाई। और दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर वो रिफ्लेक्ट कम कर रहा है तो मीन्स वो अब्जॉर्व ज़्यादा कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो हमारा गुड रिफ्लेक्टर होगा, यानी कि कोई भी अगर मैटर है अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है तो मीन्स भाई वो क्या रहने वाला, हमारा बैड अब्जॉर्बर रहने वाला है। ये हम यहाँ पे समझने की बात कर रहे हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई हमारा क्या है भाई बैड रिफ्लेक्टर है तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या रहेगा, गुड अब्जॉर्बर रहने वाला है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं कि जब हमारी कोई भी मैटर के साथ में रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम डिफाइन करते हैं भाई। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे है दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, या फिर बोलेंगे भाई मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं भाई कि लेट से अगर किसी भी सब्सटेंस पे अगर हमारी क्या है भाई, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि एनर्जी फॉल करती है तो वो एक लेवल तक भाई वो सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्व करता है। फिर एक टेम्परेचर आने के बाद फिर वो क्या है, जितनी भी उसने अब्जॉर्व रेडिएशन थी वो उसको क्या है रेडिएट करना स्टार्ट करता है भाई। तो यानी कि यहाँ पे देखो अगर मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस की बात करेंगे तो मीन्स किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की बात करने वाले हैं। तो फॉर ए गिवन सरफेस इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस विद इन ए यूनिट वेवलेंथ। देखो अब यूनिट वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई मान लेते हैं कि हमारा लैम्डा -1 से लेके, ठीक है, वो हमारी कहाँ तक मूव कर रही है, लैम्डा प्लस हाफ तक। इट मीन जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भाई 1 यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अब देखो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसको हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं ई लैम्डा से। तो ई लैम्डा का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो हमारी क्या है, कितनी एनर्जी हमारी क्या है रेडिएट या एमिट कर रही है। ठीक है। एमिटेड हमारा रहेगा पर सेकंड। ठीक है। और हमारा क्या रहेगा पर यूनिट एरिया की केस में। ठीक है। तो यहाँ पे एक वेवलेंथ यानी कि स्मॉल ई से डिफाइन करेंगे और लैम्डा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। सेकंड हम यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन करते हैं टोटल
एमिटेंस। तो यानी कि यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे भाई जितनी की जितनी वो पॉसिबल वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर सकता है, द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल या रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। तो हमने ऊपर एक के लिए डिफाइन की थी, तो अगर टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे भाई, ई लैम्डा, इसको डी, और ये इस तरीके से दिखाएंगे, जीरो से लेके हमारी वेवलेंथ की सीरीज कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहने वाली है, टोटल एमिटेंस या टोटल एमिसिव पावर। थर्ड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे भाई दैट इज मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टेंस, यानी कि अब्जॉर्ब वाली कंडीशन क्या रहेगी, या फिर स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर। ये किसी पर्टिकुलर भाई एक यूनिट वेवलेंथ की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब इन ए सर्टेन टाइम टू द टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट, कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए उस सब्सटेंस पे हमारी क्या है, कितनी इंसिडेंट एनर्जी हुई है और उसमें से उतने उस सेम टाइम के अंदर कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है, उन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे भाई यहाँ पे, टोटल मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्ब, यानी कि देखो मोनोक्रोमेटिक एक वेवलेंथ की बात यहाँ पे कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कितनी उसके ऊपर एनर्जी मतलब वो डल रही है और कितनी उसने अब्जॉर्ब की है, तो अब्जॉर्ब करने वाली ऊपर आएगी और टोटल वाली वैल्यू क्या आएगी नीचे। तो इसको हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं भाई ए लैम्डा से, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हमने डिफाइन कर रहे हैं कि सर्टेन टाइम के लिए जितनी टोटल एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है और कितनी उसमें से उसने अब्जॉर्ब की है। तो दोनों एनर्जी बाई एनर्जी का रेशियो हो गया, तो डायमेंशनलेस रहेगी हमारी ये क्वांटिटी, ठीक है। इसको ए लैम्डा से डिनोट करेंगे। फिर हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे टोटल अब्जॉर्प्टेंस, यानी कि टोटल सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ जितनी उसने अब्जॉर्ब की है भाई, वो हम यहाँ पे फिर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे ए को हम क्या करेंगे भाई, ए लैम्डा इनटू में डी लैम्डा, और हमारी रेंज रहेगी 0 टू इनफाइनाइट की कंडीशन पे, ठीक है। और फिफ्थ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं भाई दैट इज एमिसिविटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमिसिविटी का मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने टोटल एमिसिव पावर को छोटे वाले ई से दिखाया है भाई, और हमें उस छोटे वाले ई को यानी कि टोटल एमिसिव पावर किसी भी बॉडी को हम डिवाइड किससे करना है, एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर दिखा रहा हूं मैं बड़े वाले ई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एमिसिविटी को दिखा रहा हूँ भाई एस एस अपसाइलन वाले सिंबल से। तो ये हमारे क्या रहेगी, एमिसिविटी का फॉर्मूला रहने वाला है। तो इन्होंने बोला कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, है ना, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमारा क्या रहेगा भाई, एमिसिविटी की जो वैल्यू रहती है हमारे पास वो 1 रहती है भाई, ठीक है। यानी कि और अगर हाईली पॉलिश्ड बॉडी है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट अगर वो कर नहीं रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कितनी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की 0। और प्रैक्टिकली बॉडीज के केस में इसकी जो मेरे पास वैल्यू रहती है भाई वो क्या रहती है, 0 और 1 के बीच में। तो ये मेरे पास क्या भाई कंडीशन है। तो हम लोगों ने 5 डेफिनेशन डिफाइन की है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी को समझेंगे यहाँ पे, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट विच अब्जॉर्ब कंप्लीटली द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होगा भाई जितनी भी रेडिएशन की, यानी कि अलग अलग जितनी भी वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर गिरती है वो सारी की सारी अगर वो ऑब्जॉर्व करती है कंप्लीटली, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो ऑब्जॉर्प्टेंस की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि जितनी आपने वैल्यू डाली उसके अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए भाई इसको बड़े ए से भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो हम आगे इसका यूज करेंगे। द ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नो वेव लेंथ सो इट अपीयर ब्लैक वट एवर बी द कलर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन। यानी कि किसी भी कलर की अगर रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर गिरेगी तो वही वो ब्लैक क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो सारी की सारी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेती है। अब हम यहाँ पे पढ़े होने वाले भाई दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद एक सुटेबल टेम्परेचर तक, कि व्हेन परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू ए सुटेबल हाई टेम्परेचर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो क्या है भाई, रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती है ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। तो उसी को हम क्या फिर डिफाइन करते हैं, दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे हम सन का दिखाते हैं यहाँ पे कि सन क्या है हमारी, क्या है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की क्या है वो रेडिएशन एमिट करता है। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरी हाई
टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है भाई वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की जो लाइट एमिट करता है। तो यानी कि सन भी हमारा क्या है एक तरीके की ब्लैक बॉडी का क्या है एग्जाम्पल है। तो मैन मेड जो हम पढ़ते हैं भाई, जो नियरली ब्लैक बॉडी रहती है भाई, वो हमारी रहती है फेरी ब्लैक बॉडी कंडीशन, कि यहाँ से अगर कोई भी रेडिएशन अगर फॉल करती है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक तरीके का कैप बना रखा है कि लाइट यहाँ से टकराएगी तो किसी पर्टिकुलर एंगल में भाई वो क्या है यहाँ पे घूमती रहेगी, तो कंप्लीटली अंदर से ब्लैक है, तो ये सारी की सारी रेडिएशन यानी कि बहुत कम चांसेस है कि भाई वो रे हमारी फिर एस्केप होगी, इससे बाहर निकले। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले भाई हम एक थ्योरी पढ़ने वाले, दैट इज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडी इज कंटिन्यूस फेनोमेना। देखो सिंपल मीनिंग है भाई, तीन कंडीशन रहने वाली है यहाँ पे। तो देखो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, लेट्स से भाई गर्मियों की बात ले लेते हैं कि हाँ लेट्स से हमारे पास सन है, ठीक है, और ये कोई भी लेट्स से भाई पर्सन है, तो यहाँ से जो भी इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी भाई, ठीक है, तो ये जो जितनी भी यहाँ पे क्यों अमाउंट में दिखा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी इसके ऊपर रेडिएशन गिर रही है भाई वो ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या है भाई वो यहाँ पे उसे उसमें से कुछ थर्मल एनर्जी को क्या है वो फिर एमिट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन क्या है भाई, अगर लेट्स से कि आपकी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो और उसमें से फिर क्या है भाई आप एमिट कम कर रहे हो, तो इस केस में क्या है आप भाई ऑब्जर्वेशन तो ज़्यादा है आपका और एमिट आप क्या है कम, तो इस पर्टिकुलर केस में जो बॉडी है जो पर्सन है भाई उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, तो उसको क्या है भाई गर्मी लगेगी, फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रह जाएगा ज़्यादा। ठीक है, हॉट वाली कंडीशन रहेगी। अगर सेकंड हमारा केस बनता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है भाई हमारा यहाँ पे कम है और आप एमिट ज़्यादा कर रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई आपकी बॉडी क्या है कोल्डर की कंडीशन में रहने वाली है, तो आपको फिर ठंड लगेगी भाई इस कंडीशन में अगर आप ऐसे बोलेंगे तो। ठीक है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन की बात क्या है कि ऑब्जर्वेशन जितना आप कर रहे हो उतना ही आप क्या है भाई एमिट कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है कांस्टेंट। ये हमारी तीन कंडीशन है भाई, अगर जितना हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें से कितना एमिट करें उस कंडीशन के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर हमारा ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो ब्लैक बॉडी के अंदर पढ़ते हैं भाई, दैट इज किरचॉफ लॉ। According to this law, the ratio of emissive power to the absorptive power is same for all surface at the same temperature and is equal to the emissive power of a perfectly black body at that temperature। तो देखो भाई एमिसिव पावर की बात करते हैं, अगर पूरी कंप्लीटली बॉडी की बात करेंगे भाई तो हमने लिया था यहाँ पे छोटे वाला ई, उसको हम डिवाइड करने वाले हैं भाई टोटल ऑब्जर्वेटिव पावर, उसको लोग हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चल रहे हैं भाई ई अपॉन ए इज सेम फॉर ऑल सरफेस एट दैट टेम्परेचर। वो किसके बराबर रहेगा भाई हमारा, दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर रहने वाला है। तो इट्स मीन देखो हालांकि कंडीशन ये रहती है भाई हमारे यहाँ पे एमिसिव पावर हमने दिखाई है उसको ई से डिवाइड बाई हमारा रहता है ऑब्जर्वेटिव पावर। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है भाई जो ऑब्जर्वेटिव पावर रहती है हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की वो 1 रहती है। इट मीन्स जब हमारा ई अपॉन ए का रेशियो रहता है वो किसके बराबर रहेगा भाई हमारा एमिसिव पावर के बराबर रहने वाला है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की अगर आप बात करते हैं भाई, ये तो हमारे पास टोटल की बात है, अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें कि जितना वो एमिट कर रहा है जितना वो ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारा किसके बराबर रहेगा भाई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की पर्टिकुलर वेवलेंथ उसी के बराबर रहेगा, और ये वैल्यू हमारी क्या रहती है भाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा क्या है यहाँ पे ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा रहता है वो क्या रहता है कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं भाई यहां से कि हमारा क्या होगा जितना वो हमारा गुड ऑब्जर्वर रहेगा, यानी कि देखो अगर ई अगर हमारा बढ़ेगा तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए भाई हमारा ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर ये डिक्रीज करता है तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हम चीज यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो हमारा क्या है गुड ऑब्जर्वर है, ठीक है, इट मीन्स क्या है भाई गुड ऑब्जर्वर जो हमारा होगा वो हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे गुड एमिटर रहने वाला है। क्या रहेगा भाई वो गुड एमिटर। यहाँ से हम ये बात समझने की बात कर रहे हैं भाई जो हमारा फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर कोई भी बॉडी जितना अच्छा ऑब्जर्व करती है, ठीक है, वो उतना ही क्या है भाई गुड एमिट भी करेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कंक्लूजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं भाई एप्लीकेशन। जैसे हम लोग इसकी क्या क्या एप्लीकेशन समझते हैं,
डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड इन डेजर्ट। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, सैंड की बात करते हैं तो गर्मी में दिन के अंदर क्या होगा, डेज में, ठीक है, वो जितनी ज़्यादा हीट रेडिएशन अब्जॉर्व करता है, रात को क्या है भाई उतने अच्छे से उनको क्या कर देता है, एमिट कर देता है। तो दिन में हमारी क्या होगी, गर्मी हो गई है, और फिर रात को क्या होगी, जितने अच्छे लेवल से उसने चीज़ें अब्जॉर्व की है, तो हमारा क्या गुड अब्जॉर्वर ही हमारा क्या है, गुड एमिटर रहेगा। तो रात को भाई वो सारी की सारी रेडिएशन क्या है, एमिट कर देगा। इसलिए रात को ठंड ज़्यादा लगती है और गर्मियों में दिन ज़्यादा गर्म लगते हैं डेजर्ट के अंदर। सेकेंड देखो भाई, ए पर्सन विद ब्लैक स्किन एक्सपीरियंस मोर हीट एंड मोर कोल्ड एज कम्पेयर टू पर्सन विद वाइट स्किन। क्योंकि भाई ब्लैक अगर स्किन रहेगी तो वो उतनी अच्छी चीज़ों से क्या है, अब्जॉर्व करेगा, ठीक है, और उतना अच्छा ही फिर वो क्या करता है भाई, एमिट करता है। इसलिए जो ब्लैक स्किन का पर्सन होगा उसको ज़्यादा गर्मी भी लगेगी और ज़्यादा ठंड भी लगेगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एन वाइट स्किन वाले पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सेकंड लॉ हम पढ़ने से पहले भाई हम लोग यहाँ पे क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं, ब्लैक बॉडी, क्योंकि इसी के मतलब ग्राफ के थ्रू पढ़ने के बाद ही हम लोग क्या है आगे सेकंड लॉ को डिफाइन करने वाले। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग दो तरीके से हमने ग्राफ को स्टडी करना है। तो देखो भाई हमारा यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक अलग अलग वेवलेंथ के लिए हम लोगों ने कितनी कितनी वो रेडिएशन एमिट करता है, हम लोगों ने उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला है द एनर्जी एमिटेड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंगेस्ट। भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक हमारी जो क्या है, एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम कोरस्पॉन्डिंग टू ए सर्टेन वेवलेंथ एंड इट फॉल ऑन आइदर साइड। कि किसी भी पर्टिकुलर एक का केस ले लो भाई, कि एक पर्टिकुलर हमारा क्या है, वेवलेंथ के लिए एक हाईएस्ट पॉइंट है और उसके बाद दोनों तरफ ही हमारी एनर्जी फॉल कर रही है। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पे देखो दोनों तरफ हमारी क्या एनर्जी फॉल कर रही है। तो ये तो हमारा पर्टिकुलर केस क्या है भाई, एक हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड केस यहाँ पे समझते हैं भाई, दूसरा हमें समझना है। तो विद राइज इन टेम्परेचर हमारा क्या होने वाला है, तो विद राइज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, द टोटल एनर्जी एमिटेड इंक्रीज रैपिडली फॉर ए गिवन वेवलेंथ। किसी पर्टिकुलर के लिए भाई क्या है, इंक्रीज करेगी, फिर वो मैक्सिमम होगी और फिर दोनों तरफ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड ए शॉर्टर वेवलेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। देखो जब हमारा टेम्परेचर कितना है 3500 केल्विन, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है 4000 पे थोड़ी सी शिफ्ट होगी इस साइड, 45 पे थोड़ी सी शिफ्ट होगी इस साइड। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, तो वैसे वैसे इन्होंने क्या बोला है कि वेवलेंथ जो है हमारी उस पर्टिकुलर मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी के लिए जो एमिट हो रही है, उसके लिए जो हमारी जो वेवलेंथ है वो छोटे वाले यानी कि स्मॉल वेवलेंथ की तरफ हो रही है। यानी कि जैसे जैसे हमारा क्या है भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद में जो हमारी क्या है वेवलेंथ है वो छोटे वाले साइड की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये है। दूसरा क्या रहेगा भाई, जो एरिया अंडर कर्व हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो एरिया अंडर द कर्व जो हम लोगों ने ग्राफ देखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए टोटल एनर्जी एमिटेड बाई ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो यानी कि कोई भी जो हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो कितना एनर्जी एमिट करती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसी के थ्रू भाई हम आगे स्टीफन लॉ को डिफाइन करेंगे। तो देखो उन्होंने बात हमने लिखी भी है कि इट इज फाउंड दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उन्होंने बोला कि जो हम लोगों ने एरिया निकाला है इस कर्व का, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कि कितनी वो हमारी एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, पर सेकंड और पर यूनिट एरिया। उन्होंने बोला कि वो हमारी क्या है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टेम्परेचर उसकी पावर फोर्थ के प्रोपोर्शनल रहने वाला है, ठीक है। स्टीफन लॉ में इसको एक बार और डिफाइन करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इनकी जो हमारा एरिया है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी है भाई। पहली जो हम लोग डिफाइन करेंगे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की फॉर्म में, इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर देखो हमारा क्या है T1 T2 T3, तो सबसे हाईएस्ट T3 जाता है। देखो T1 पे λ1 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये थोड़ा शिफ्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, छोटे वाली वेवलेंथ की तरफ।
और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हमारी क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है कि T3 के लिए हमारी सबसे कम वेवलेंथ है और T1 सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या है ज्यादा। तो इट मींस हमारा यहाँ पे क्या है कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है भाई कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो हमारी क्या है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जो हमारी यहाँ पे वेवलेंथ आ रही है भाई, ठीक है, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टेम्परेचर। इट मींस मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू मिड जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ये हमारा है। तो हम यहाँ से क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं भाई, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे जो रेडिएशन हमारी एमिट होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती रहेगी भाई, छोटी होती रहेगी। ये यहाँ से हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। और जब हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं भाई, इस कांस्टेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज वीन कांस्टेंट, ठीक है। और वीन कांस्टेंट की मेरे पास जो वैल्यू होती है वो होती है भाई दैट इज 2.9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंडीशन रहने वाली है एम, ये हमारे पास कंडीशन है कि अब देखो ये यानी कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं भाई, दिस एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ पीस ऑफ आयरन हीटेड इन ए हॉट फ्लेम फर्स्ट बिकम डेल रेड। तो देखो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा भाई तो सबसे वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की। फिर आप उसको और गर्म करो, गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर करने से वेवलेंथ कम होगी, तो उसके बाद वो कैसा दिखाई देगा हमें, येलो कलर का, और फिर फाइनली व्हाइट हॉट। तो इनकी ये हमारा जो लो है ये इसको डिफाइन करता है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेडिएशन है भाई उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। एंड यूज टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार, उसकी मतलब कलर के हिसाब से, यानी कि कितनी रेडिएशन की वो लाइट दे रहा है उस हिसाब से हम क्या भाई टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब ये हम लोग आपको पढ़ा चुका हूँ भाई मैं ऊपर ही, क्या उन्होंने बोला है कि जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वहाँ पे, जो उसका एरिया है वो एरिया में क्या देता है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, क्या देगा भाई उस एरिया की वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी भाई किसके, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या बात करने वाले, जो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं भाई, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी वो एमिट कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा उसकी पावर फोर्थ के। प्रोपोर्शनलिटी के जब मैं इसको सिंबल को यहाँ पे हटाता हूँ तो H इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, दैट इज सिग्मा T की पावर 4। यहाँ पे जो हमारा सिग्मा है भाई, ये सिग्मा हमारा क्या है यहाँ पे स्टीफन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और स्टीफन कॉन्स्टेंट की जो मेरे पास वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है, वोट पर मीटर स्क्वायर। केल्विन की पावर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे माइनस का 4। ये हमारी कंडीशन रहती है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं भाई। अब देखो एनर्जी पर यूनिट सेकंड लिख सकता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, एनर्जी Q अपॉन T, एनर्जी जो हमारी इमिट हो रही है पर सेकंड, तो एरिया को हम उस साइड लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई हमारा ये, दैट इज सिग्मा A T की पावर 4। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है भाई, ठीक है, इसको H लिख लीजिए, रेट ऑफ मतलब हीट। ये हमारा किसके लिए है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे पास जो एमिसिविटी की वैल्यू रहती है, टोटल एमिसिव पावर की वैल्यू वो 1 रहती है भाई। अगर हमारे पास कोई सिंपल ब्लैक मतलब अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर यहाँ पे जो मेरे पास H या Q अपॉन T की वैल्यू रहती है वो क्या हो जाएगी भाई, मैं E से मल्टीप्लाई और कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि E हमारे यहाँ पे क्या है, एमिसिविटी जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन की टोटल एमिसिव पावर में, क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा A T की पावर 4। तो ये बच्चे हमारे यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बनता है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभार भाई अगर हम सराउंडिंग वाला टेम्परेचर और ले लेते हैं कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम T माइनस भी कर देते हैं ऐसे करके, दैट इज H इज इक्वल टू Q अपॉन T E सिग्मा A T माइनस का T नोट की पावर 4। तो मीन यहाँ पे जो T नोट है भाई मैंने वो क्या दिखाया है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को यहाँ पे क्या है वो रिप्रेजेंट करने वाला है।
तो ये बच्चे हमारे पास फॉर्मूला है जो हम स्टीफन के लिए हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा इतना ही है भाई पोर्शन। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई हमारा दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो इसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा यहाँ पे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमारा क्या होता है, द लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। इट मीन्स हमें अभी क्या समझते हैं भाई, अगर मान लो कोई भी बॉडी है वो कितनी एनर्जी लॉस करेगी, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, और वो भी माइनस में, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रही है भाई हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिपेंड रहता है भाई T2 माइनस का T1, यानी कि ये हमारा क्या है भाई, बॉडी और उस जो उसका इन्वायरमेंट है सराउंडिंग, उनके बीच का कॉन्स्टेंट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है। तो प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को उठाएंगे, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, ये मेरे पास आ जाएगा, के कॉन्स्टेंट लगाऊंगा भाई यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा दैट इज T2 माइनस का T1। तो यहाँ पे जो मेरा के है उसकी वैल्यू प्लस रहेगी भाई, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास प्लस रहती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, यहाँ पे ये डिपेंड करती है हमारी दैट इज एरिया, नेचर एंड सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, एरिया, नेचर एंड सरफेस ऑफ बॉडी। तो जब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं भाई एग्जैक्ट, ठीक है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मेरे पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका टेम्परेचर कितना रहेगा बॉडी का, वो हमारी ये वाली इक्वेशन है भाई, दैट इज टी। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के ऊपर क्या रहेगा, दैट इज टी एस। तो टी एस यहाँ पे क्या है भाई, सराउंडिंग का इन्वायरमेंट कितना है, ठीक है, प्लस मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ई की पावर मेरे पास यहाँ पे रहती है माइनस का के टी। तो ये मेरे पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेम्परेचर निकालने की वैल्यू है भाई, द डिफरेंस। और ये जो हमारा लो है वो कितना वैलिड है भाई, इसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा हमारा क्या डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में भाई आज का कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम लोगों ने अचीवर्स एकेडमी ऐप पे हमारा क्या है भाई, पीजीटी फिजिक्स का बैच लॉन्च हो चुका है, इसमें हमारी क्लासेस भी अपलोडेड चल रही है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है वो कहीं से भी पढ़ सकता है, बट एक बार हम जरूर बोलेंगे कि हमारा बैच जरूर ट्राई करें। ठीक है, और आपको अगर इसके बारे में और जानकारी है तो आप अकेडमी वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।